हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन। वो भी कुछ मिनटों में हम करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आप इसको ज़रूर देखें, पूरा देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है और सारा का सारा पेपर के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो तरीके के सेल को पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनमें हमने देखा कि जो अपने पास में वैद्युत रासायनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें हमने देखा कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। मतलब इस सेल का काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम होता है। जबकि ये वाला सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इसमें हमारे पास में जो एनोड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, जबकि इसका कैथोड पॉजिटिव होता है। इसका एनोड अपने पास में पॉजिटिव और इसका कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। साथ में आपने देखा होगा ये वाला जो सेल है, इस सेल में एक ही कंटेनर के अलग अलग कंटेनर के अंदर अपने पास में दो इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है। ठीक है, ये हमारे पास में मिलता है। जबकि इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र के अंदर मिलने वाले हैं, एक ही कंटेनर के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमें लबड़ सेतु सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे लिए एक तरीके का स्वतः सेल है, स्पॉन्टेनियस सेल है, अपने आप होने वाला सेल है, अभिक्रियाएं अपने आप होंगी, जबकि ये अस्वतः सेल है। इसको करवाने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रोड की हम बात करें तो इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो हमने आपको बताया, जब किसी भी मेटल की रॉड को यदि हम किसी विद्युत अपघटनी विलयन के अंदर डुबो देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबो देते हैं, तो इलेक्ट्रोड व लिक्विड की सरफेस के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड किसको, इलेक्ट्रोड यदि डुबो के रख दें किसी भी मेटल की रॉड को, तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोड, बोलेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता ही दिया कि मेटल की रॉड व लिक्विड के सरफेस के मध्य जो भी विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। दूसरी चीज, हमारे पास में यदि यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड कंडीशनों पर ज्ञात कर रहे हैं, कहाँ पे, जैसे हमने 298 केल्विन टेम्परेचर पर बात की और 1 एटीएम प्रेशर या 1 बार प्रेशर पर बात की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव हम बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है अपने पास में। हमने यहाँ पे देखा, हमने इस पे देखा आगे कि हमारे पास में सबसे पहले हमने गैल्वेनिक सेल की बात की, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इस सेल में हमने आपको दिखाया है कि हमारे पास में हमने जिंक मेटल की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो के रखा है, जबकि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो के रखा है। साथ में हमने क्या देखा है यहाँ पे कि अपने पास में दोनों में से जो जिंक है वो हमारा एनोड है। ठीक है, और इसी पर ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जबकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ए माइनस का टर्मिनल है। दोनों को जब हम किसी एक कंडक्टिंग वायर सुचालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये सेल की तरह काम करता है। लेकिन जब हमने इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया, तो अपने पास में ये सही नहीं आया, जिसको सही बनाने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज का उपयोग किया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या, एक उल्टे यू आकार की नली होती है, जिसमें हम एक अगर अगर नाम के इलेक्ट्रोलाइट को भर के रखते हैं। जैसे हमारे पास में KCl हो, क्या हो, KCl दे रखा हो, NH4Cl दे रखा हो, इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरे होते हैं। इसके दोनों कॉर्नर पर क्या होता है, कॉटन की रुई के द्वारा हम बंद कर देते हैं, जो कि सॉल्यूशनों में विपरीत आयन, अपोजिट आयन को भेज के क्या कर देते हैं, इसकी उदासीनता को बनाने का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाते हैं। साथ में ये आंतरिक परिवर्तन आंतरिक परिपथ मतलब इंटरनल सर्किट को पूरा करने का काम करता है। आप देखें, एनोड पर जिंक मेटल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण है। जबकि कॉपर मेटल का डिपोजिशन होता है, अपचयन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें अपचयित हो जाता है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडेशन हो जाता है।
हमने इन दोनों को मिला के कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखी और हमने आपको बताया है कि आपको जब भी किसी भी अभिक्रियाओं को या रिएक्शनों को जोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या हो, बराबर हो। नहीं बराबर है तो मल्टीप्लाई करके आप बराबर करें, लेकिन बराबर करना पड़ेगा। और ए हमें मिल जाएगी पूर्ण सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। जिंक कॉपर 2+ से Zn2+ और कॉपर मिल गया आपको। हमने एक आपको क्यू भी लिखना बताया है, क्यू, लेकिन जब हम क्यू लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना प्योर सॉलिड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू बन लेते हैं केवल और केवल हम एक्वस आयनों को ही लेते हैं। साथ में इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, वो इनकी घातों में जाते हैं, पावर में जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखें। हमने इनको याद रखने का तरीका आपको क्या बताया है, हमने बताया है लॉन, देखें आप, किससे, लॉन से। एल का मतलब जो लेफ्ट साइड होगा उसी पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, एक क्या होगा, एनोड होगा, एन क्या होगा, नेगेटिव वाला सिरा होगा, ठीक है। हमने सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया आपको कि हमारे पास में जो जिंक ठोस होगा वो Zn2+ में परिवर्तित होगा। एक लाइन इसके परिवर्तन को बता रही हैं, जबकि दो लाइनें लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज को बता रही हैं, ठीक है। यहाँ से Cu2+ आयन किसमें, कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ए हो रहा है अपन को। तो आप देखें यहाँ पे अपचयन, वहां पे क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ में हमारे पास में सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु की यदि हम बात करें तो लवण सेतु क्या है, एक उल्टे यू आकार की कांच की नली है जिसके अंदर क्या भरा है, अगर अगर नाम का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जो कि सॉल्यूशन को उदासीन या न्यूट्रल बनाने का काम करता है, अपने पास में सर्किट को पूरा करने का भी काम करता है। साथ में अपने पास में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल द्रव संधि विभव को बनाने से रोकता है। ये इसके लवण सेतु के मुख्य कार्य हमें दे रखे हैं कि हमारे काम है। आगे देखो क्या दे रखा है अपने पास में, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा और हमने आपको बताया है कि इसमें हम एक कांच की नली लेते हैं जिसमें एक प्लेटिनम का तार लगा होता है और उस पर एक प्लेटिनम की प्लेट लटकी हुई होती है जिसको हम प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा लेपित कर देते हैं, लेप देते हैं और उसको एक मोलर H+ आयन की सांद्रता के अंदर डुबो के रख देते हैं। और जब इसमें हम कहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब पर कितना H2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो अपने पास में इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन होना प्रारंभ होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करता है, एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक काम करना प्रारंभ करता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रोड का हम बोलते हैं उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। हमने देखा एनोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस है वो H+ में परिवर्तित हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करती है, जबकि कैथोड पर ये 2 H+ आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब रिडक्शन हो जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप देखें कि H2 में 0 ऑक्सीकरण संख्या है जबकि H+ में कितनी है, +1 दे रखी है। तो हमेशा ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो आप समझ लें किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। रटने पर फोकस नहीं, समझने पर फोकस करें आप। साथ में इनका जो अपने पास में चाहे कौन सा ऑक्सीकरण विभव हो, चाहे अपचयन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर आपको मिल जाएगी। हमने आपको बताया इसके उपयोग क्या हैं, तो अपने पास में क्या क्या उपयोग हैं भैया इसके, तो हमारे पास में उपयोग जो मिलते हैं, यदि हमें किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड मतलब अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अकेले इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो हमें पूरा परिपथ बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ता है, जिसके द्वारा ही हम पूरा बना सकते हैं, ठीक है। आप देखें हमारे पास में विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ हमारे पास में है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड दे रखा है। ये हमारे पास में विद्युत वाहक बल है जो कि अपचयन विभव हम रखेंगे, इसको रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को। ध्यान रखना हम पहचानेंगे कैसे अपचयन विभव को, तो आपको देखना है +2 से जिंक में जा रहा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, +2 से 0 में जा रहा, तो यह है रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि हमेशा धनात्मक ऋणात्मक, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं देखना है हमें वैल्यू से, आपको ये देखना है +2 से 0 में जा रहा है इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, 0 से +2 में जा रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है।
यहाँ से देखो हमने आपको बताया है अपने पास में अपचयन विभव हो चाहे ऑक्सीकरण विभव हो, दोनों में किसका अंतर होता है? माइनस के चिन्ह का अंतर होता है। मतलब किसी के ऑक्सीकरण विभव को हम अपचयन विभव में रिडक्शन पोटेंशियल में परिवर्तित कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में परिवर्तित कर सकते हैं। एक हमने आपको हेडिंग लिखवाई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का महत्व, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने आपको बताया है यदि हमारे पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ऐसा आरपी दिया है, तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब उतनी फास्टर उसका रिडक्शन होगा, जो नाम होगा वही काम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन फास्टर होगा और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक की भांति काम करेगा। यदि एसओपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव तो अपने पास में इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन फास्टर होगा और क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करेगा। ऐसा करते समय आप लोग बिल्कुल कॉपी के पन्ने पलटते जाएं, साथ में बहुत मजा आएगा आपको पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें। अब बिल्कुल हमने लाइन टू लाइन वही कंप्लीट करवाई है जो हमने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, तो आप उसी तरीके से कॉपी को लेके बैठें और उसी हिसाब से पन्ने को भी पलटते जाएं। जल्दी जल्दी में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। मतलब एक दिन की छुट्टी के अंदर ही हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। देखिए अपने पास में हमने देखी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है, और इसको हमने याद करने का तरीका आपके कैसे बताया था? लेके काना का नाम मम जेंटल छाप, इस तरीके से हमने आपको ये बताया था। हमने आपको बताया है कि इस सीरीज के अंदर जो भी सबसे ऊपर एलिमेंट हैं व्यवस्थित हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, और ऊपर क्या है? नीचे क्या है? पॉजिटिव अपचयन विभव है। तो अपने पास में ऐसा भी बोल सकते हो कि इस सीरीज के अंदर सबसे ऊपर हमने किसको अरेंज किया है? अधिक क्रियाशील धातु को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को, जबकि नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को व्यवस्थित किया है। साथ में ये जो सीरीज बनी है इसमें हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना है। किसको माना है? रेफरेंस माना है हाइड्रोजन को, ठीक है। जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो नीचे है वो क्या है? हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। कई बार हमसे विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है, कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बता सकते हैं प्रॉपर्टी यही बताई हमने। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपचायक क्षमता मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी, जबकि क्या होती जाएगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाएगी। ये विशेषताओं में अपनी सारी चीजें आएंगी, ठीक है भैया। ये बना सकते हो, बोल सकते हो ये जो सीरीज बनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर बनी है। इसीलिए यदि किसी इलेक्ट्रोड के का अपन को नहीं लिख के बोलता है, जैसे ए बी सी डी के रूप में दे दिया, उसने नहीं बोला कि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, अपचयन विभव दिया या ऑक्सीकरण विभव दिया, तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल मान के क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने नोट के रूप में आपको लिखवाया है ये सारी चीजें। अपने पास में देखो हमने अनुप्रयोग के बारे में बात की, कहाँ कहाँ पे हम उपयोग करते हैं सीरीज का। तो सबसे पहले हमें किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी का पता करना है कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो हम सीरीज का उपयोग करेंगे और उसके आधार पर हम बता देंगे कौन मोर रिएक्टिव, कौन हमारा लेस रिएक्टिव। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होगी, कब इवॉल्व नहीं होगी, तो हम बताएंगे जब किसी भी एसिड से मोर रिएक्टिव मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं, अधिक क्रियाशील धातु की रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि कम से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे मिल जाएंगे? आपको मिलेगा क्वेश्चन ए कि जब हमने जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि कॉपर की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? H2SO4 से करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारे पास में हम इसमें भी कर सकते हैं, यदि किसी भी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात करना है या पता करना है, वैल्यू से कंपेरिजन करना है, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो, दोनों का यदि हमें कंपैरिजन करना है तो हम इसके द्वारा आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं सीरीज के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल ऑक्साइड के बारे में बात कर सकते हैं कि यदि हमें मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की पता करना है, कौन सा मेटल ऑक्साइड अधिक स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आप पता कर सकते हो कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा हमारा लेस स्टेबल दे रखा है। हमने आपको बताया है लेस रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो हमारा लेस स्टेबल होगा, मतलब हीट करने पर टूट जाएगा, जबकि मोर रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो स्टेबल होगा। ये बता सकते हैं हम इस सीरीज की हेल्प से। हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब विस्थापित करेगा, कौन सा नहीं कर पाएगा।
तो हमने आपको बताया है हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व मतलब मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को हटाएगा, कम क्रियाशील को हटाएगा। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को नहीं हटा पाएगा। ठीक है भैया, ये अपने पास में तरीका चलेगा। हमने एक यहाँ पे रिलेशन बताया है डेल्टा जी और ई नॉट सेल के मध्य। तो हमारे पास में क्या है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल दे रखा है, ये हमारे पास में रिलेशन है। ई नॉट सेल कैसे ज्ञात करेंगे, वही ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन ध्यान रखना है उसमें हमें दोनों जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल को रखना है, अपचयन विभव को रखना है। और हमने आपको बताया यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्या होती है, कम होती है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, जस्ट क्या है, अपोजिट साइन दे रखा है आपको। ये नेगेटिव है तो ये क्या मिलेगी अपन को, पॉजिटिव मिलने वाली है, ज़्यादा मिलेगी। इसमें देखो हमने नैनस समीकरण की बात की तो हमारे पास में ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में क्या एन होता है, और एक इसकी वैल्यू लॉग में प्रोडक्ट की अपॉन में रिएक्टेंट की वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमें मिलती है कि केसी बराबर उत्पाद की सांद्रता अपॉन में अभिकारक की सांद्रता। इसका ध्यान रखना भैया, एक गलती से भी गलत मत कर देना। कई बार हमसे बोलता है कि आप ई नॉट सेल और ई सेल के मध्य संबंध बताएं, तो यही है। ठीक है, एन जो होता है वो आयनों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कुछ जगह पर 2.303 अपने पास में दिया है, लेकिन आर भी दिया है, उसमें टी भी दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दें, आप इसी वाली इक्वेशन को ही ध्यान रखें, 0.0591 अपॉन में एन, नहीं तो बच्चे जल्दी जल्दी में गलत करके चले जाते हैं और बड़ा दर्द होता है कि सारा का सारा आता हुआ भी आप लोग गलत करके आए हो। हमने एक और बताई है, हमने आपको बोला है कि नैनस्ट इक्वेशन जो है वो हम हाफ सेल में भी लगा सकते हैं और कंप्लीट सेल के अंदर भी लगा सकते हैं, दोनों के अंदर हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, तो अपन को मिल जाएगा। अपने पास में देखा कि जब हमने हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की तो अपने पास में 0.0591 इंटू पीएच के बराबर आई, जबकि यदि हमने रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस आ गया, अंतर बस थोड़ा सा ही रहा, ये आपको मिल जाएगा। हमने एक क्वेश्चन करवाया है और उस क्वेश्चन के बेसिस पर हमने सारी चीजें आपको बताई हैं। यदि हमने आपको बताया है कि इसमें आप हमें एनोड बताइए, कैथोड बताइए, हमें हाफ सेल समीकरण लिखिए, अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखिए, पूर्ण सेल अभिक्रियाएं लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लें और इसी के आधार पर सारी की सारी चीजें हमारी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने पास में हमने क्या बताया कि जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा एनोड होगा, वही हमारा ऋणात्मक होगा, उसी पर ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी चीज, जब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो देखो आप NH से 2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन अपन को मुक्त हो जाएंगे, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, Ag+ वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag सॉलिड में परिवर्तित होगा। लेकिन अपन को जब क्या करना है, दोनों के नंबर को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, बराबर होगा, और तभी जाके ऐड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तभी जाके रिएक्शन क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, ये अपन को यहाँ से देखने लिए मिल जाएगा, आसानी से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या आएगा अपने पास में। आगे हमने देखा, हमने बताया आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको हम पानी में मिलाएं तो कंप्लीटली आयनों में टूट जाएं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं टूटते हैं, कुछ मात्रा में टूटते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो 1 और 100% के बराबर होती है, मतलब 100% या पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जबकि इसमें अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के मध्य होती है। मतलब आपको परसेंटेज के रूप में मिलेगा कि 10%, 20% कितना परसेंट टूट रहा है। इसमें हमारे एग्जाम्पल कौन से होंगे, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल टाइप के सॉल्ट, ये अपन के एग्जाम्पल होंगे स्ट्रॉन्ग के। जबकि बीक में कौन से, ऑल बीक एसिड, बीक बेस, मतलब बीक एसिड बीक बेस का मतलब क्या है, कार्बनिक एसिड कार्बनिक बेस, मतलब ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक बेस। हमने यहाँ पे आर देखा, तो आर क्या है, हमने आपको बताया कोई भी हमारे पास में कोई कंडक्टिंग वायर दे रखा है, सुचालक तार दे रखा है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो किसके लंबाई के समानुपाती, जबकि अपने पास में पृष्ठ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर बराबर रो एल बटे में ए होता है। कई जगह पे हमें ए का मान मतलब नहीं देके वो आर वैल्यू देता है, डायमीटर देता है, त्रिज्या देता है, तो अपन पाई आर स्क्वायर से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो अपने पास में एक कंडक्टेंस आया जिसको हमने बोलते हैं चालकत्व, और चालकत्व जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के।
इसीलिए इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, ओम इनवर्स आएगी, जिसको हम सीमेंस भी बोलते हैं या महो भी बोलते हैं। ठीक है। अपने पास में अगला है कौन सा, चालकत्व, सॉरी चालकता या विशिष्ट चालकत्व, या इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कप्पा, पप्पा नहीं कप्पा। और कप्पा जो होता है वो प्रतिरोधकता, मतलब रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम रो की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए आता है। और 1/r को हम जी भी लिख सकते हैं, एल बाई ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल नियतांक बोलते हैं। इसकी भैया यूनिट का ध्यान रखना है आपको, क्या आएगी 1/r से ओम इनवर्स, और यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट के सेंटीमीटर बचेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सेवन सेंटीमीटर इनवर्स या महो सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो। ठीक है। इसमें देखो सेल कांस्टेंट को हम क्या है एल अपॉन ए से निरूपित करते हैं। इकाई यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमें। हमने आपको मोलर कंडक्टिविटी बताई है, जिसको हमने मोलर चालकता ही बोलते हैं। क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम होता है। किसके बराबर होता है, एम के बराबर होती है। इसकी जो यूनिट आती है वो आती है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आती है। आप जो एम है वो मोलरिटी है, ध्यान रखना है इसमें। लेकिन ध्यान रखना यदि हम इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वो 1000 ऊपर से नीचे आ जाएगा। आप सेंटीमीटर वाले को ही ध्यान रखें, यही आपके लिए फायदेमंद है। इसमें देखें अपने पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांक की चालकता क्या बताई हमने, हमने बताई कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एन, मतलब जब कभी भी नॉर्मलिटी आएगी तब आपके पास में क्या रहेगा, एक इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पे आने वाला है, ये मिल जाएगा। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखें लैम्डा ई बराबर क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन में एन फैक्टर आपको मिलता है। मतलब तुल्यांक की चालकता जो है मोलर चालकता अपॉन में एन फैक्टर के बराबर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में हमने दोनों में संबंध बताया। आगे देखो, आगे क्या है अपने पास में, हमने आपको बताए चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। पहला कौन सा है, टेम्परेचर। यदि हम देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, यदि कोई ज्यादा विस्कस है, विस्कस का मतलब श्यानता दिखे, तो वो कम बहेगा, कम बहेगा तो कम चलेगा, कम चलेगा तो कंडक्टिविटी चालकता क्या होगी, कम होगी। तो अपने लिए विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, तब जाके चालकता का मान अधिक होगा। इंट्रैक्शन आयन, यदि आयनों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा दौड़ेंगे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, कम दौड़ेंगे तो कम कंडक्टिविटी होगी। कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तीसरा फैक्टर। कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा कि यदि हम पानी को मिलाते हैं, क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट ज़्यादा होगा, जिसके कारण चालकता भी बढ़ेगी, मतलब आयनों का गति बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हमने एक आगे यहाँ पे कोलराउस का नियम पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है, कोलराउस का नियम। और हमने आपको बताया है कि कोलराउस का नियम हम अनंत अनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात करते हैं। और हमने आपको बताया है कि यदि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी या तुल्यांक की चालकता ज्ञात करते हैं तो ये आयनों के द्वारा क्रिएट की गई है, उत्पन्न की गई चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब कैटाइन कितनी कंडक्टिविटी दे रहा है प्लस एनाइन कितनी कंडक्टिविटी दे रहा है, उन दोनों के सम के बराबर अपन को मोलर कंडक्टिविटी मिलने वाली है। इधर से देखो हमने इसकी बात की CH3COOH की, तो हमारे पास में क्या मिला, ठीक है, अपने पास में क्या मिल जाएगा, CH3COO माइनस की कंडक्टिविटी, और इसकी कंडक्टिविटी अपन को मिल जाएगी। आगे देखो यदि हमने AlCl3 की बात की तो हमने देखा यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ आयन की प्लस 3Cl- आयन की कंडक्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ से देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट AlCl3 बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+ प्लस क्या मिलेगा 3 लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl- के बराबर मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको। इसमें देखो यदि हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एक कोफिशिएंट, मतलब मोल नहीं आएगा, मोल पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी मोल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अपने पास में यही अंतर है, यदि मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मोल को लेके चलना पड़ेगा, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपको मोल को लेके नहीं चलना है। एप्लीकेशन की बात करें तो हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कर सकते हैं, हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए।
जैसे हमने एक NaCl माना था, एक आपके लिए क्या माना था, सोडियम एसीटेट को लिया था, C3COOH Na+ लिया था, और एक हमने HCl को लिया था। तो हम उसके द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? लैम्डा MC अपॉन में लैम्डा M इनफाइनाइट। लैम्डा MC कहाँ से आएगा? हमारे पास में जो अभी हाल हमने लैम्डा M का फॉर्मूला दिया है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में M, उससे आएगा। जबकि लैम्डा M इनफाइनाइट कोलराउस के नियम से आएगा, कोलराउस लॉ से आएगा, ये आ जाएगा। कप्पा की वैल्यू के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? C∝² अपॉन में 1 माइनस अल्फा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में अपने पास में हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर का आयनिक प्रोडक्ट की गणना भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में इनके एप्लीकेशंस हैं। इसके लिमिटेशंस क्या हैं भैया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही लागू होता है, हर जगह पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ये अपने लिए करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है कि करेक्ट रिजल्ट दे दे किसके लिए? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर रेंज पर ही काम करता है, हर एक जगह पे काम नहीं करता है। आगे देखो, आगे हमने इसका तीसरे पार्ले पार्ट पर आए, और जिसमें है हमारे पास में कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की हमने। इसमें देखो हमने क्या, अपने पास में एनोड और कैथोड को हम एक ही कंटेनर के अंदर लगाते हैं, और जब इसमें हम बैटरी को जोड़ते हैं तभी जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है, मतलब वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। साथ में जब हम इसमें आयनों को भर के रखते हैं, जैसे सपोज हमने NaCl को भर दिया, तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, लाइट को प्रवाहित करते हैं, तो ये जो विपरीत आयन एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, जैसे इसके ऊपर प्लस बनाया तो यहाँ पे Cl- आयन जाएगा, और यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे जाएगा Na+ आयन। विपरीत आयन यहाँ पे एकत्रित होंगे। हम देखते हैं एनोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, तो Cl- आयन Cl2 में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि कैथोड पर सोडियम+ आयन का अपचयन होकर सोडियम में परिवर्तित हो जाएगा। ये मिल जाएगा आपको। जैसे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने जल का विद्युत अपघटन देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की, तो हम देखते हैं कि अपने पास में H+ आयन व OH- आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होंगे, अपोजिट आयनों की तरफ जाएंगे, और हमें देखने के लिए मिलता है H2O एक्वस जो है वो H+ और OH- में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अपन देखें, अपने पास में एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो H2O जो होता है वो, मतलब जो ऑक्साइड है -2, वो किसमें? 0 में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो गया, तो ये अपन को देखने लिए मिल गया। कैथोड में देखो क्या मिलेगा, कैथोड में अपन को मिलेगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H2 में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या मिल रहा? रिडक्शन मिल रहा। हमने इसका आपको उपयोग बताए हैं, उपयोग क्या अपने पास में उपयोग क्या होंगे, तो उपयोग में देखिए प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल के लिए, हमें क्या करने के लिए, हमें मेटल को शुद्ध बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हम कॉपर को 100% प्योर बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए हम विद्युत अपघटन विधि इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं। दूसरा, यदि हमें गैसों को बनाना है, गैसों के उत्पादन में हम इसका उपयोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गैस के लिए। हमें क्या, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर इसकी मदद से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, अपने पास में अधिक क्रियाशील तत्व की, धातु की हम परत चढ़वा देते हैं, जिससे पहले वो खत्म होगी, उसके बाद हमारा मेटल खत्म होगा, जिसके कारण हम कोरोजन को भी रोक सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल, हम किसी भी दूसरे मेटल की इसके ऊपर एक लेयर चढ़वा सकते हैं, परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे के सारे एप्लीकेशंस दे रखे हैं। आगे देखो, आगे क्या है अपने पास में, हमने आपको बताया कि यदि हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है तो आपको 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 96,500 कूलाम की आवश्यकता होगी। यदि जैसे देखो एल्यूमिनियम 3+ को हमें एल्यूमिनियम में परिवर्तित करना है, ठीक है, तो ठीक है, अपने पास में परिवर्तित करना है तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब 3 फैराडे चार्ज का परिवर्तन होगा, तो ये अपन को मिल जाएगा। जैसे देखो हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ की बात की, तो अपने पास में क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ, W = EIT बटे में 96,500। एक कब होता है, हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखा है, तब अपन को देखने के लिए मिलता है कि EIT अपन में 96,500 मिल जाएगा, और E का मान जो होता है वो मोलर मास बटे में n फैक्टर होता है। ध्यान रखना, मोलर मास केवल आयनों का लिया जाएगा, जैसे AgCl है
Ag प्लस आयनों का ही एकत्रीकरण हो रहा है, तो वही इलेक्ट्रॉन अपन को मतलब Ag प्लस आयन का ही हमें अणु भार लेना है, इसका ही हम लेंगे और किसी का नहीं लेंगे। इसमें देखो हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम सेलों को सीरीज में लगाते हैं। कहाँ पे व्यवस्थित करते हैं? सीरीज में व्यवस्थित करते हैं। और जब हम सीरीज में व्यवस्थित करते हैं तो हर एक सेल से हमें सेम ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेंड होते हैं, समान ग्राम तुल्यांक अपन को देखने के लिए मिलते हैं। पहले वाले सेल से, दूसरे वाले सेल से और तीसरे वाले सेल से हमें समान ग्राम इक्विवेलेंट देखने के लिए मिलते हैं। कब? जब हम सीरीज में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट समान जाता है। जब करंट समान जाएगा तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट हर एक सेल पर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद हमने बैटरी को पढ़ा, तो बैटरी में हमारे पास में बैटरी को हमने बताया है कि अपन जब सेलों को कहाँ पे सीरीज में अरेंज करते हैं तो हमें बैटरी मिलती है। और अपने पास में दो तरीके के सेल पढ़े हमने, एक प्राइमरी सेल, दूसरा क्या? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल कौन से? अपने पास में ड्राई सेल है, मरकरी सेल है। भैया इनके डायग्राम जरूर ध्यान रखना। और प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिन्हें एक बार हमने डिस्चार्ज कर लिया तो पुनः चार्ज नहीं कर सकते, केवल वन टाइम यूज के लिए हैं। एक बार डिस्चार्ज हो गए तो पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। जबकि द्वितीयक सेल कौन से हैं? हमारे पास में ऐसे सेल हैं कि जिन्हें हम एक बार डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करने का काम चलेगा। ये हमारे पास में लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे लास्ट है अपने पास में क्या कि यदि हमारे पास में कोई सेल दे रखा है, क्या दे रखा है? सेल दे रखा है, तो इसमें हम H2SO4 को भर के रखते हैं। और H2SO4 जो भर के रखते हैं वो हमारे पास में उसकी सांद्रता कितनी होती है? 38% W/W होती है, जो कि H2SO4 को भर के रखते हैं। ठीक है, हमने देखा है यहाँ पे कि जब हम बैटरी का उपयोग कर रहे होते हैं तो इसमें H2SO4 क्या होता है? इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होता जाता है, जिसके कारण इसके घनत्व जो होता है वो कम होता जाता है। और कम होके जैसे ही 1.20 पहुंच गया तो बैटरी हमारी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज मानते हैं हम कि डिस्चार्ज हो चुकी है। हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो H2SO4 फिर से कहाँ पे? सॉल्यूशन में आना स्टार्ट करता है। और जैसे ही सॉल्यूशन में आएगा तो घनत्व बढ़ के फिर से 1.38 हो गया। और जैसे ही घनत्व बढ़ के 1.38 हुआ तो अपने पास में बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है। ये मिल जाएगा अपन को। ठीक है, ये हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। देखो हमने आपको बताया कि चार्जिंग के समय उपयोग करते समय क्या है और डिस्चार्ज करते समय क्या दे रखा है। हमें देखा है एनोड पर, तो एनोड पर क्या मिलेगा? हमारे पास में लेड दे रखा है, सॉलिड है। हमारे पास में सल्फेट आयन दे रखा है, आपस में मिलके क्या बनाएंगे? लेड सल्फेट को बना के रख देंगे। ये अपन को मिल जाएगा। जबकि कैथोड पर हमारे पास में लेड ऑक्साइड का बना होता है, जिसके साथ सल्फेट आयन मिलके H+ आयन मिलके लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं कि लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके कारण हमें पूरी अभिक्रिया मिल जाती है, रिएक्शन मिल जाती है। तो आप चार्जिंग की ध्यान रखें, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन क्या हो जाएगी? जस्ट विपरीत हो जाएगी। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या? जब हम उस बैटरी का उपयोग कर रहे हैं तो तब की ये है, जबकि चार्ज करते समय ये है जस्ट विपरीत हो जाएगी इसकी। हमने लास्ट में आपको बताया संचारण। संचारण से पहले हमने आपको एक सेल के बारे में और जानकारी दी। H2O2 सेल है, जो भी क्या है? हमारा द्वितीयक प्रकार का सेल है। इसका उपयोग हमने अपोलो मिशन में किया था। संचारण में हमने आपको बताया है कि जब किसी भी धातु को, यदि मेटल को हम कहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट उपस्थित होता है, तो वो किसमें? उसके ऊपर क्रोजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यदि वही क्रोजन हम आयरन की बात करें, लोहे की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक स्पेशल नाम दिया हमने, रस्टिंग। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको कवर करके जाना है। इतने समय में हमने सारा का सारा चैप्टर कवर कर लिया है। थैंक यू भैया।